हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में जो डेवलपिंग नेशन हैं, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने जो सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में बात की, जनसंख्या संबंधी विशेषताओं के बारे में बात की। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे हम लोग राजनीतिक विशेषताएं। अभी तक हमने काफ़ी कुछ अंडर डेवलप कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में पढ़ लिया है, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा है। तो आज हम जो अगली विशेषता है वो हम पढ़ेंगे क्या है, राजनीतिक विशेषताएं। जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं या जो अर्धविकसित देश हैं, उनकी राजनीतिक विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो क्या है, जो पहली विशेषता क्या है, विदेशी शासन। तो जितने भी आपने देखा होगा, जितने भी अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं या अर्ध विकसित देश हैं, हम अगर उनकी बात करें तो आप देखोगे कि इन देशों में कभी न कभी उनके ऊपर विदेशी शासन रहा है। जैसे अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में ब्रिटेन, जो कि इंग्लैंड का शासन रहा। तो हम आज एक अंडर डेवलप कंट्री है या डेवलपिंग नेशन है, तो ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। कई कंट्रीज़ ऐसे रहे हैं जिनके ऊपर कई साल पहले जब उनके ऊपर कोई ना कोई दूसरे देश का शासन रहा, जिससे कि जो उनकी जो डेवलपमेंट है वो उतनी तेज़ी से नहीं हो पाया। और जब वो शासन हटा तो उसके बाद उस देश ने आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए या डेवलप करने के लिए जो स्टेप्स उठाए, तो धीरे धीरे फिर उस देश में डेवलपमेंट शुरू हुई। तो ये एक राजनीतिक विशेषता है जिसको हम कह सकते हैं कि जितने भी डेवलपिंग नेशन या अंडर डेवलप कंट्रीज़ की जो मुख्य विशेषताओं में आता है कि ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी इन पे विदेशी शासन रहा है। उसी तरह विदेशी नीति से मतलब है कि फॉरेन पॉलिसी, जो भी डेवलपिंग नेशन है या अर्धविकसित देश हैं, उनकी जो विदेशी नीति होती है वो किस तरह की होती है, कूटनिरपेक्ष। कि मतलब होता क्या है कि इन कंट्रीज़ में क्या होता है कि कुछ कंट्रीज़ आपस में एक तरह सा गुट बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। कुछ जो डेवलपिंग नेशन होते हैं उनको कुछ देश तो बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करते हैं और कुछ देश उनकी फुल सपोर्ट में नहीं खड़े होते हैं। तो एक तरह से जो विदेशी नीति होती है इनकी, वो होती है कूटनिरपेक्ष होती है। फिर दूसरा है समान हित। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी जो पॉलिसी होती है वो क्या होती है, एक समान हित की होती है। वो जिन देशों से भी जुड़ते हैं तो वो जो भी वहाँ पे जिस तरह का भी जो भी इंटरेस्ट होता है आपस में, वो एक क्या होता है, एक कोऑपरेटिव नेचर होता है। वो जो भी कुछ वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो वो कोशिश यही करते हैं कि सभी देशों को या उनसे जुड़े हुए जितने भी देश हैं सभी को क्या होना चाहिए, समान उनको बेनिफिट होना चाहिए। दोनों को बराबर बेनिफिट के हिसाब से ही वो अपना जो भी व्यापार करते हैं। क्योंकि बहुत से जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके पास जो प्राकृतिक साधन तो बहुत हैं, लेकिन जो उत्पादन क्षमता न होने के कारण उनका उतना उत्पादन नहीं हो पाता। तो वो क्या करते हैं कि भाई विदेशों से जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें वो तो वो इम्पोर्ट कर लेते हैं, लेकिन जब दूसरे देशों को ज़रूरत होती है उनके प्राकृतिक साधनों की, तो वो वहाँ से उसका फ़ायदा उठाते हैं या उन देशों में निवेश करते हैं। फिर जो चौथी विशेषता है भ्रष्ट प्रशासन। जो भी डेवलपिंग नेशन है, यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या क्या है इस देश की, यहाँ पे जो प्रशासन है वो भ्रष्ट, क्योंकि ज़्यादातर जो काम होता है वो सरकार के हाथ में होता है। और सरकार में के हाथ में होने के कारण जो सरकारी जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे ये भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा ही एक अंदर जाके बहुत समा गया है। तो जो भी कार्य होते हैं सरकारी, वो बहुत ही, एक तो कह सकते हैं बहुत धीमी गति से होते हैं, या होते भी हैं तो वहाँ इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो चुका है कि बिना किसी तरह के धन के लेन देन के बिना वो काम हो नहीं पाता। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है उस देश को एक अंडर डेवलप बनाने में। फिर जागृति का उदय से मतलब क्या है कि जो भी अर्धविकसित देश है या अर्धविकसित देश के जो निवासी हैं, अब वो भी काफ़ी चीज़ों को समझने लगे हैं, जानने लगे हैं, जागरूक हो गए हैं
उन्हें भी पता हो गया है कि उनके अधिकार क्या हैं, और जो नई नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका वो भी पूरी तरीके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आज कई देशों में जो देखोगे, हमारे देश में भी तेज़ी से सर्विस सेक्टर है जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो काफ़ी नई चीज़ें हमारे देशों में शुरू हो गई हैं, और हमने भी काफ़ी इनोवेशंस किए हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे डिफेंस में हो, या साइंस के क्षेत्र में हो। तो एक तरह से जागृति का उदय हुआ है। तो क्योंकि पहले तो हमारे देशों में ऐसा था नहीं, काफ़ी समय तक दूसरे देशों का शासन रहा। तो धीरे धीरे जब हमारा देश डेवलप हुआ और कई नई चीज़ें आईं, तो क्या हुआ कि अब हमने क्या किया कि हम काफ़ी चीज़ें नई चीज़ें ला रहे हैं, सीख रहे हैं, नया एक जागृति आ रही है, और हम अवेयर हो रहे हैं कि आजकल जो विश्व में जो नए जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, नए इनोवेशंस हो रहे हैं, तो उनको हम भी कहीं ना कहीं उसके बारे में एक जागरूक होकर उसको एक्सेप्ट कर। अब हम मानते हैं कि अर्ध विकसित है या अंडर डेवलपिंग है, लेकिन एक तरह से देखा जाए जागरूकता बहुत तेज़ी से बढ़ी है, और अब हमारे देश का भी शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी विकास हुआ है। तो हमने देखा कि जो अर्ध विकसित देश हैं उनकी राजनीतिक विशेषताओं के बारे में देखा। विदेशी शासन, विदेशी नीति, समान हित, भ्रष्ट प्रशासन, जागृति का उदय। तो ये इस तरह की जो 4-5 विशेषताएं हैं, इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो राजनीतिक विशेषताएं हैं, इनके कारण भी कोई भी जो देश है वो अंडर डेवलप या डेवलपिंग नेशन की श्रेणी में आता है। उसके बाद हम कुछ तकनीकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तकनीकी विशेषता मतलब टेक्नोलॉजिकल फीचर्स, टेक्नोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि हम जानते हैं कि आज जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं, या जितने भी हम पहले डेवलप नेशन की बात कर लेते हैं, जितने भी विकसित देश हैं, आज वो विकसित हैं तो उसके पीछे टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है। चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जितने भी आप विकसित देशों को देखोगे तो उनके यहाँ पे जो भी टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही एडवांस है, वो बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं, और काफ़ी टेक्नोलॉजी जो हम आज यूज़ कर रहे हैं वो कई साल पहले वहाँ पे प्रयोग में आ चुकी थी। तो एक टेक्नोलॉजी तकनीक का होना एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी डेवलप नेशन के लिए। तो हम देखें कि अब हम जो डेवलपिंग नेशन है वहाँ पे तकनीक का स्तर क्या है, और क्यों ये एक तरह से हमारे डेवलपिंग नेशन की विशेषता बनी हुई है। जैसे कि आप देख रहे हैं क्या है, तकनीकी शिक्षा का अभाव। अब हमारे क्या है कि हमारे देशों में अभी भी जो टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में जो भी शिक्षा है वो अभी उतनी अच्छी तरीके से बढ़ नहीं पा रही है। हमारे जो भी कॉलेजेस हैं या जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी की टेक्निकल जो एजुकेशन दी जा रही है भी उस लेवल की नहीं है कि वो आगे चल के कहीं ना कहीं हमारे देश को एक आर्थिक रूप से संपन्न बना सके। जो भी शिक्षा दी जा रही है उसका स्तर अभी उतना अच्छा नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स कई कॉलेजों से जो तकनीकी शिक्षा लेकर निकलते हैं, जो बीटेक एमटेक करते हैं, तो अभी उनके अंदर उतना जो ज्ञान है उस लेवल का नहीं आ पाता है, या वो जो शिक्षा देने का जो सिस्टम है वो उतना अच्छा नहीं है कि पूरी तरीके से हम उस टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर पाते। और दूसरा देखा जाए तो अभी उतनी फैसिलिटीज़ भी हमारे पास नहीं है। अगर हम कोई टेक्नोलॉजी लाना भी चाहते हैं तो अभी धन का अभाव होता है एक तो बहुत बड़ा। दूसरा, जो टेक्नोलॉजी के लिए जो हमें इक्विपमेंट चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक नेचर है हमारे देश का या किसी भी डेवलपिंग नेशन का। फिर है उत्पादन की प्रक्रिया, प्राचीन विधियाँ। उत्पादन की प्राचीन विधियाँ, हमारे देश में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो वहाँ जो मशीनरीज़ हैं, जो भी सिस्टम है, जो भी प्रोसेस है, वो अभी भी क्या है, बहुत पुराना है। तो इस वजह से क्या होता है, जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आती है, और प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से वो प्रोडक्ट्स महंगा हो जाता है, और प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो हमारा या जो विकासशील देश है वहाँ पे जो आपकी जो प्रोडक्शन जो टेक्निक है, या जो फैसिलिटीज़ हैं, या जो मशीनरी है, वो एक तरह से देखा जाए तो बहुत पुरानी है, ओल्ड है, जो आउटडेटेड हो चुकी है दूसरे देशों से। उसके बाद परिवहन एवं संवहन की अपर्याप्तता। फिर जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है हमारे देश में। अभी भी हमारे देश में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे वो कहीं ना कहीं किसी भी आपसे शहरी क्षेत्र से अछूते हैं। वो कहीं ना कहीं
अभी जुड़ ही नहीं पाए हैं हमारे शहरी क्षेत्र से। अगर हमें वहाँ पहुँचना है तो किसी तरह की कोई परिवहन सुविधा नहीं है। ठीक है, उसके साथ साथ देखा जाए तो हम अगर अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखें तो अभी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे किसी तरह का कोई कारखाना, कोई फैक्ट्री नहीं लगी है और नहीं लोग लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम यहाँ पे किसी तरह की फैक्ट्री लगाते भी हैं तो हमें यहाँ से किसी तरह का कोई परिवहन उपलब्ध नहीं होगा, जिससे कि हम जो भी हमारा प्रोडक्शन है, जो भी हम वस्तुएं बनाते हैं, वो हम सीधे सही तौर से उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर है अकुशल श्रमिक। अकुशल श्रमिक से मतलब क्या हुआ, जो हमारे देश का जो श्रमिक है, जो जनसंख्या है, वो अभी अभी पूरी तरीके से उस तरह से उनमें कुशलता या टैलेंट या स्किल्स नहीं है कि वो हमारे जो देश के उत्पादन में एक अच्छा योगदान दे पाएँ। अभी भी हम देखते हैं कि जो किसी तरह का कोई रिक्रूटमेंट्स होता है तो वहाँ इतने लाखों संख्या में लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें से देखा जाए तो जो एम्प्लॉयर को जो श्रमिक चाहिए, लोग चाहिए, वो उस लेवल का वो स्किल वो नहीं मिल पाती है, जिससे कि क्या होता है कि उसको कहीं ना कहीं वो फ़ायदा नहीं मिलता है अगर किसी एम्प्लॉय को रखते हैं। तो तो क्या करना चाहिए कि हमें लोगों की श्रमिक जो लोगों की कुशलता को बढ़ाना चाहिए। तो ये भी बहुत बड़ा एक क्या है, एक फैक्टर है, एक नेचर है हमारे देश का कि यहाँ पे जो श्रमिक है वो अकुशल है।